दोस्तों 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा में रहने वाले लोगों के लिए ये आम दिन की तरह ही था और सुबह के 8 बजे के सभी लोग अपने कामों पर निकल ही रहे थे। तभी अचानक 8:15 पर कुछ ऐसा होता है जिसने सभी को चौंका दिया। पलक झपकते ही अमेरिका का B-29 विमान एक बम गिराता है जिससे एक ही क्षण में लगभग 2 लाख लोग मर जाते हैं और अर्थ का टेम्परेचर भी 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतने बड़े विनाश के पीछे कोई नॉर्मल बॉम्ब नहीं हो सकता, तो ये था एटम बम जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध में किया था और अमेरिका इसका इस्तेमाल करने वाली पहली कंट्री बन गई थी तब। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका ने जापान पर इतना कहर बरसा दिया? तो आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जिसमें एक थे नाजी जर्मनी, इटली और जापान जिन्हें हम एक्सिस पावर के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ थी एलिड पावर जिनमें ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूरोप के कुछ देश शामिल थे। हालांकि शुरुआत में तो अमेरिका और चाइना इससे दूर थे, लेकिन बाद में इन्हें भी इस वॉर में भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 शुरू तो 1939 में हुआ था, लेकिन इसकी नींव 1931 में ही पड़ गई थी जब जापान ने एशिया के मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था और फिर बाद में ये ग्रेट एशिया बनाने के नाम पर उसके बहुत से हिस्से को कॉलोनाइज्ड कर जा रहा था। इस सिलसिले में जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना के भी कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। उधर दूसरी ओर जर्मनी के तानाशाह हिटलर भी एक्सपेंशन करते हुए यूरोप के देश पर कब्जा कर जा रहा था। इस कंडीशन में अमेरिका ये चाहता था कि जापान अपना ये एक्सपेंशन पॉलिसी बंद कर दे और उसे रोकने के लिए अमेरिका ने जापान को पेट्रोल, ऑयल जैसे रिसोर्सेज देना बंद कर दिया। लेकिन इन सब पाबंदियों के बाद भी जापान नहीं माना और वो रिसोर्स के लिए नई कंट्रीज जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया पर कब्जा करने की सोचने लगा। आपको बता दें कि ये साउथ ईस्टर्न कंट्रीज थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया भी रिसोर्सेज में रिच हुआ करती थी। दोस्तों जापान ने अब इन सब कंट्रीज पर कब्जा करने के बारे में सोचा। तब इंडोनेशिया डच के कंट्रोल में और मलेशिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था। आपको बता दें कि ये दोनों अमेरिका की ही अलायंस थे, जिससे इन पर हमला करने का मतलब हुआ कि अमेरिका पर ही हमला करना। लेकिन अगर जापान ऐसा नहीं करता तो उसका ग्रेट एशिया बनाने का सपना भी पूरा नहीं हो पाता। इसलिए जापान फैसला करता है कि उन्हें सबसे पहले अमेरिका को ही रास्ते से हटाना होगा। इसी सिलसिले में 7 अगस्त 1941 को लगभग 300 जापानी सोल्जर्स अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अचानक से हमला कर देते हैं। इस हमले में 19 यूएस नेवी शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2000 से ज्यादा यूएस मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही जापान फिलीपींस पर भी कब्जा कर लेते हैं। गुस्सा हुआ अमेरिका तुरंत जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। तब मतलब अब अमेरिका ने ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वॉर 2 में कूद चुका था। इस बीच 13 मई 1945 को हिटलर आत्महत्या कर लेता है, जिसके बाद जर्मनी सरेंडर कर देता है और उधर इटली भी हार मान चुका होता है। जिसके बाद अब एक्सिस पावर के केवल जापान ही ऐसा कंट्री बचता है जो कि सरेंडर करने को तैयार नहीं था। उधर अमेरिका ने 12 अप्रैल 1945 को प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की अचानक की डेथ हो जाने के बाद वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमर को अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और वो जापान को अपने सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट द मैनहट्टन प्रोजेक्ट से रोकने का प्लान बनाते हैं। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट एटम बम से रिलेटेड था, जिस पर अमेरिका के साइंटिस्ट वर्क कर रहे होते हैं और 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में इस एटम बम का सक्सेसफुल टेस्ट भी किया जाता है। ट्रूमन सभी ऑफिशियल्स से डिस्कस कर जापान पर एटम बम गिराने का डिसीजन ले लेता है, लेकिन उससे पहले वो आखिरी बार 6 जुलाई 1945 को पोस्ट डैम डिक्लेयर में जापान को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। जापान 29 जुलाई 1945 को इसे रिजेक्ट कर देता है, जिसके बाद ट्रूमन एटम बम गिराने का फैसला कर लेते हैं और 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर बोइंग B-29 विमान से दुनिया का पहला लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया गया, जिसने पूरे हिरोशिमा शहर को तहस-नहस कर दिया। वहां से बचे हुए कुछ जिंदा लोग बताते हैं कि बम गिरने के बाद सबसे पहले तो इतनी तेज रोशनी चमकी कि उसके कारण कुछ लोग परमानेंट अंधे हो गए। फिर इतनी भयानक आवाज आई कि उस आवाज के कारण बहुत लोग को परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो गया और फिर अचानक से अर्थ टेम्परेचर
टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोग जमीन पर खड़े खड़े ही सीधे वेपोराइज हो गए। वहाँ ना उनकी हड्डियां मिली, ना कोई रेसिड्यू, बस मिला तो केवल एक काली परछाई, जिसे आप आज भी वहाँ देख सकते हैं। इस बॉम्ब का इफेक्ट इतने में ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ टाइम बाद शॉक वेव और थर्मल इफेक्ट के कारण इतनी हाई वेव्स बनी कि हिरोशिमा में तूफान आ गया, जिससे लोगों का सामान, घर, सब कुछ तबाह हो गया। इस तूफान को शांत होने के बाद सुबह तक नील दिखाई देने वाला आसमान अब काले बादल में बदल चुका था, क्योंकि पूरे टॉक्सिन्स आसमान में जमा होने लगे थे। तूफान के बाद अब बारिश की संभावना बनने लगी थी, जिससे लोग को लगा कि शायद बारिश उन्हें सुकून देगी, पर यहाँ उसका उल्टा ही रिजल्ट निकला। और जब लगभग 30 मिनट बाद बारिश होने लगी तो सफेद पानी की जगह काला पानी बरस रहा था, जो कि बहुत ही जहरीला भी था। जहाँ लोग मरते गए और उन्हें बचाने वाला या उनका इलाज करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि 90% हेल्थ स्टाफ भी इसमें मारे गए थे। और बात करें लोगों की तो हिरोशिमा के 80,000 लोग अपने जान गंवा चुके थे। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी जब जापान ने सरेंडर करने से मना कर दिया, तब 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर एटम बम गिराने का फैसला किया, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 6.7 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तबाह हो जाता है। इस तरह लगभग 2 लाख लोगों को मारे जाने के बाद फाइनली 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ मानना पड़ेगा जापान के लोगों को, जिन्होंने अपने किंग के खिलाफ कुछ नहीं कहा, चाहे उसके लिए खुद की कुर्बानी ही क्यों ना देना पड़े। दोस्तों, इस तरह वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गया, पर उसके इफेक्ट्स वहाँ के लोगों को झेलने पड़े और वो आज भी इसका सामना कर रहे हैं। इस एटम बम के कारण बहुत सी जेनेटिक बीमारियां उत्पन्न हुई, जो आज भी जनरेशन के साथ साथ आगे बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ये तो था हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराने की पूरी कहानी। वर्ष में एटम बम का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं, कमेंट में येस और नो में जवाब जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।